हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम थर्ड कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस करने वाले हैं, डिविडेंड डिसीजंस, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड होते हैं। इफ यू रिमेंबर, जब हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े थे तो हमने ये देखा था कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, दैट टोटल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो किससे बढ़ती है? इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन द शेयर्स। इसका मतलब कि जब शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ेगी, और उसी से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा। तो हम समझ सकते हैं कि डिविडेंड डिक्लेरेशन कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और यहां पर भी कंपनी को बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड बाय द कंपनी एंड हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज द डिविडेंड। और कंपनी को बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं बिफोर एक्चुअली डिसाइडिंग वेदर टू डिक्लेयर द डिविडेंड और नॉट। So I request you to watch the video till the end, because I guarantee you कि इस लेक्चर को देखने के बाद जो फैक्टर्स हैं जिनसे डिविडेंड डिसीजंस अफेक्ट होते हैं, उनकी हेडिंग्स और उनकी एक्सप्लेनेशंस आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। So let's connect to commerce and let's learn in a very easy and understandable manner the dividend decisions and the factors affecting them. बच्चों, डेफिनेशन तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूं, डिविडेंड डिसीजंस कौन से होते हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। द डिसीजंस विच आर रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड आर कॉल्ड डिविडेंड डिसीजंस। और जो भी प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसके रिगार्डिंग कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसमें से कितना प्रॉफिट वो री इन्वेस्ट करे या रिटेन करे बिजनेस में, विच आर कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स, और कितना प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। अब हम देख लेते हैं दैट हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑन विच द डिविडेंड डिसीजंस डिपेंड and how each and individual consideration is important to decide whether to give the dividend or not। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपके सामने ये टोटल 11 फैक्टर्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, और हर फैक्टर को जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो मैं बताऊंगी कि क्या चीज दिमाग में रखकर कंपनी ये डिसाइड करेगी कि इन सर्कमस्टांसेस में डिविडेंड देना है या नहीं देना है, या डिविडेंड हाई देना है या लो देना है। ये सारी चीजें जिन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चों, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने पास नोट्स बना लीजिए हर एक फैक्टर से रिलेटेड, और बिल्कुल इसी तरह से टेबल एक आप बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने राइट के मार्क्स लगा रखे हैं या रॉन्ग के मार्क्स लगा रखे हैं। अभी मैं एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी कि व्हाट आर दीज राइट मार्क्स एंड व्हाट आर दीज क्रॉस मार्क्स। ओके, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला फैक्टर देखिए बच्चों, द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। हमने शुरू में ही देखा कि जो डिविडेंड्स हैं वो कहां से दिए जाते हैं? जो प्रॉफिट्स कंपनी अर्न करती है। तो सबसे बेसिक फैक्टर जो होगा जिसके ऊपर डिविडेंड डिक्लेरेशन डिपेंडेंट है वो क्या है? अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। कितना अमाउंट कंपनी अर्न करती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल फैक्टर है कि हाई अर्निंग्स होंगी कंपनी की तो वो डिविडेंड भी हाई डिक्लेयर करेगी, एंड वाइस वर्सा, अगर अर्निंग्स लो होंगी तो डिविडेंड लो होगा। सो अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन दैट द कंपनीज विद द हाई अमाउंट ऑफ अर्निंग्स विल गिव हाई डिविडेंड्स टू देयर शेयर होल्डर्स। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अर्निंग्स से ही रिलेटेड एक और पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनकी रेगुलर इनकम्स होती हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं उनकी इनकम्स फ्लक्चुएट होती रहती हैं। कभी इनकम हाई चली जाती है, कभी इनकम लो चली जाती है। तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इनकम फ्लक्चुएट होती रहती है तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बहुत रेगुलर डिविडेंड या हाई डिविडेंड्स नहीं दे पाती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी अर्निंग स्टेबल है,
लगातार वो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स अर्न करते रहते हैं, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं. सो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग वेदर टू डिक्लेयर द डिविडेंड और नॉट. Come to the third factor, stability of dividend. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है रिगार्डिंग द डिविडेंड डिक्लेरेशन. देखो प्रॉफिट्स जो है वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो सभी कंपनीज के होते रहते हैं, चाहे उनके स्टेबल अर्निंग्स भी हो. तो एक्चुअली कंपनीज को क्या देखना होता है कि उनका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ रहा है या नहीं. अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में सिर्फ करंट ईयर में प्रॉफिट्स बढ़ गए, उससे जो है वो डिविडेंड डिक्लेरेशन डिसीजंस नहीं लिए जाते. लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी, वो कॉन्फिडेंट है कंपनी की उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, तो इस तरह की कंपनीज जो हैं वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं. इसका मतलब वो चाहे कम अमाउंट का डिविडेंड डिक्लेयर करें, लेकिन वो डिविडेंड जरूर देती हैं. नेक्स्ट फैक्टर देखिए बच्चों, शेयर होल्डर्स की क्या प्रेफरेंस है. शेयर होल्डर्स तो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी को, उनको सेटिस्फाई करना तो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है हर कंपनी का. शेयर होल्डर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, कुछ तो रिस्की शेयर होल्डर्स होते हैं और कुछ कॉशियस शेयर होल्डर्स होते हैं. तो जो रिस्की शेयर होल्डर्स होते हैं उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि भले ही हमें रेगुलर इनकम ना मिले, लेकिन जब भी मिले हमें हायर अमाउंट ऑफ इनकम मिले. उसके अगेंस्ट दूसरी तरह के कॉशियस शेयर होल्डर्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि भले ही कम अमाउंट मिले लेकिन हमें रेगुलर इनकम मिलती रहे. तो कंपनी को तो अपने शेयर होल्डर्स के बारे में पता ही होता है, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती रहती हैं, डिस्कशंस होते रहते हैं, तो उन मीटिंग्स के थ्रू कंपनी पता लगा लेती है कि शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस क्या है. नॉर्मली तो कंपनी के शेयर होल्डर्स कॉशियस ही होते हैं और वो रेगुलर इनकम डिमांड करते हैं, तो इस फैक्टर के हिसाब से भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी. देन कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, स्टॉक मार्केट रिएक्शंस. स्टॉक मार्केट रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. देखो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो गुड न्यूज माना जाता है और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, और अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है या डिविडेंड्स लो हो जाते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट माना जाता है और वो बैड न्यूज होता है. तो अगर कंपनी चाहती है कि उसकी गुडविल बनी रहे और स्टॉक मार्केट में उनका पॉजिटिव इंपैक्ट हो, तो उस तरह की कंपनी भी रेगुलर डिविडेंड्स डिक्लेयर करेगी. आई होप इट इज क्लियर. Come to the next point, cash flow position. That is a very simple factor कि अगर कंपनी के गुड कैश इनफ्लोज होंगे, कंपनी के पास लगातार कैश फ्लोज आते रहते हैं और उसके फंड्स ब्लॉक्ड नहीं है, तो वो कंपनी आसानी से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है क्योंकि उनके लिक्विडिटी पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड वाइस वर्सा, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो कंपनी कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी. कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. बच्चों कभी कभी ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं कि फॉर द टाइम बीइंग करंट सिचुएशन में कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कोई असेट कम प्राइसेस पे मिल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत लेसर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के साथ हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं. तो अगर इस तरह की कंपनी को अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी और उसको उन अपॉर्चुनिटीज के लिए फंड चाहिए, तो हो सकता है कि उस टाइम में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर ना करे और प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर दे या रिटेन कर दे टू अवेल दैट अपॉर्चुनिटीज. तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हाई होंगी तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, लेकिन अगर इस तरह की कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है सो कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड. कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, असेस टू द कैपिटल मार्केट्स. ये कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, कंपनी की कितनी क्रेडिबिलिटी है टू गेट द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट्स. अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका मोर असेस है, उसको आसानी से कैपिटल मिल जाता है, उसको बोरोइंग्स में कोई परेशानी नहीं होती है, तो उस तरह की कंपनी अपनी रिटेन अर्निंग्स पे लेस डिपेंडेंट रहेंगी, और जब वो रिटेन अर्निंग्स पे लेस डिपेंडेंट रहेंगी तो वो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएंगी. एंड वाइस वर्सा, अगर कंपनी का लेस असेस है कैपिटल मार्केट्स पे तो वो ज्यादा डिपेंडेंट होंगे रिटेन अर्निंग्स पे और वो लेस डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे. तो असेस टू द कैपिटल मार्केट के हिसाब से भी ये डिसाइड किया जाता है कि कंपनी इन अ पोजीशन टू डिक्लेयर डिविडेंड है कि नहीं है.
नेक्स्ट फैक्टर इज टैक्सेशन पॉलिसी। बच्चों, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है या जो कंपनी को कुछ कैपिटल गेन्स होते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। तो अगर टैक्स रेट बहुत हाई है कैपिटल गेन्स पे या डिविडेंड टैक्स रेट बहुत हाई है तो उस केस में भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। और टैक्स रेट्स लो हैं कैपिटल गेन्स पे या डिविडेंड डिक्लेरेशन पे, देन कंपनी कैन फ्रीली डिक्लेयर दी डिविडेंड। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं बच्चों रेस्ट्रिक्शंस। तो कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कंपनी पे और कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। लीगल रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? जो रेस्ट्रिक्शंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट होती हैं। हमें बहुत डिटेल में नहीं करनी है, लेकिन कंपनीज एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड या रिगार्डिंग हाउ मच रिजर्व द कंपनी शुड हैव बिफोर एक्चुअली डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी को फुलफिल करनी है जब भी वो डिसीजन ले कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है और कब करना है। और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं बच्चों। कंपनीज जो है वो आउटसाइडर्स से बोरो करती रहती हैं, तो जब वो बोरो करती हैं तो लेंडर्स भी उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। हो सकता है कि लेंडर्स कोई टाइम पीरियड फिक्स कर दे कि इतने टाइम पीरियड तक वो डिविडेंड नहीं दे सकती है कंपनी, या कोई और भी रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो अगर इस तरह की टर्म्स हैं लोन एग्रीमेंट की या इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कंपनी के ऊपर इंपोज की गई हैं बाय द लेंडर्स, तो वो रेस्ट्रिक्शंस भी कंपनी को माननी पड़ती हैं या देखनी पड़ती हैं बिफोर एक्चुअली डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। तो बच्चों, ये टोटल 11 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजंस को। अब इन सारे 11 फैक्टर्स का मैं आपको ऐसा सब क्लासिफिकेशन बताऊंगी जिससे आपको ये फैक्टर्स हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट्स दैट क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, यहां देखिए कि मैंने टोटल 11 फैक्टर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। वो 4 कैटेगरीज क्या हैं? अर्निंग से रिलेटेड फैक्टर्स, शेयर होल्डर्स से रिलेटेड फैक्टर्स, कंपनी से रिलेटेड फैक्टर्स और रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड फैक्टर्स। तो जो अर्निंग से रिलेटेड फैक्टर्स हैं उसमें मैंने ये 2 ले लिए कि अमाउंट ऑफ अर्निंग्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, ए एंड एस। फिर उसके बाद मैंने ले लिए शेयर होल्डर्स से रिलेटेड फैक्टर्स, जिसमें ये 4th और 5th पॉइंट मैंने लिया है एस एंड एस, दैट शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस एंड स्टॉक मार्केट रिएक्शंस, क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर्स में शेयर होल्डर्स की क्या प्रेफरेंस होती है, उनको रेगुलर इनकम चाहिए या नहीं चाहिए, या किस तरह से रेगुलर डिविडेंड देने से शेयर होल्डर्स के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ये दोनों फैक्टर्स मैंने ले लिए शेयर होल्डर्स में डबल एस, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों मैंने कंपनी से रिलेटेड फैक्टर्स ले लिए। पॉइंट नंबर 3 को स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, असेस टू द कैपिटल मार्केट एंड कैश फ्लो पोजीशन। मतलब कंपनी की क्या पॉलिसी है कि अगर कंपनी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अगर कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं और अगर कंपनी का असेस टू द कैपिटल मार्केट है, तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में क्या डिसीजन लेगी वो रिगार्डिंग द डिविडेंड। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने बना ली गैस एंड सी। इससे भी आप 4 फैक्टर्स कंपनी से रिलेटेड याद कर सकते हैं। और लास्ट मैंने ले लिए रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने बना ली एलटीसी। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द टैक्सेशन, रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द कंपनीज एक्ट एंड रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बोरोइंग्स। तो इस तरह से 11 फैक्टर्स को आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं समराइज कर देती हूं बच्चों, ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाए। एस, एस एस, गैस, सी एंड एलटीसी। एस का मतलब दे आर द अर्निंग्स रिलेटेड फैक्टर्स, एस एस मतलब शेयर होल्डर्स रिलेटेड फैक्टर्स, गैस सी मतलब फैक्टर्स रिलेटेड टू द कंपनी एंड एलटीसी मतलब फैक्टर्स रिलेटेड टू द रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है।
और इन सारे फैक्टर्स में बच्चों हमने देखा कि नॉर्मली कंपनी जो है एक रेगुलर डिविडेंड, एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, और सिर्फ कोई कोई सी सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जैसे अगर कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत हाई हैं या जो टैक्स पॉलिसी है वो इस तरह की है कि कैपिटल गेन्स पे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पे ह्यूज टैक्सेस कंपनी पे लगा दिए जाते हैं, तो सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। अदरवाइज इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हमने देखा कि जब अमाउंट ऑफ अर्निंग्स हाई है तो भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, जब उसकी अर्निंग्स स्टेबल है तो भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगी, अगर वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो भी वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस भी ज्यादातर यही होती है कि उन्हें रेगुलर इनकम चाहिए होती है, तो कंपनी रेगुलर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। जो स्टॉक मार्केट रिएक्शंस होते हैं वो भी तभी पॉजिटिव आते हैं जब रेगुलर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, तो कंपनी इस केस में भी रेगुलर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो भी वो रेगुलर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। अगर कंपनी का असेस टू द कैपिटल मार्केट अच्छा है, उसे आसानी से फंड्स मिल जाते हैं और बोरोइंग्स मिल जाती हैं, तो वो अपनी रिटेन अर्निंग्स पर डिपेंडेंट नहीं होगी और वो रेगुलर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। और अगर कंपनी के ऊपर कुछ लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स है, उनको फुलफिल करने के बाद भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, देन ऑल्सो इट प्रेफर्स टू डिक्लेयर द डिविडेंड। तो आई होप बच्चों के जो डिविडेंड डिसीजंस होते हैं जो कि डायरेक्ट कंपनी की वेल्थ को अफेक्ट करते हैं और वो कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स पे कंपनी ये डिसाइड करती है कि डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं, वो सारे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, चार्ट बनाकर एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसको समझने में बहुत परेशानी आती है, और अगर वो समझ भी लेते हैं तो थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। पर मैं समझती हूँ कि मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन करा है कि अब आप इसको कभी भी नहीं बोलेंगे। सो डू वॉच ऑल द वीडियोज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद द मैक्सिमम स्टूडेंट्स. So next time I am going to start with another topic that is related to financing decisions, that is the financial planning and the capital structure. Till then, goodbye, stay healthy and stay connected.